हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं निर्मल, आप सबका विवरण पाठशाला में स्वागत करता हूं। चलिए, कैसे आप लोग? खासकर 10th क्लास बच्चों के लिए आज ये क्लास है, तो बढ़िया हो आप लोग। पढ़ाई कैसी चल रही है ना? पढ़ाई भी कर लेते हैं, प्राउड बाद में कर लेंगे, ठीक है? तो क्या है आज का सेशन? जैसे आप थंबनेल देख के आए होंगे, ऐसे तो आए नहीं होंगे बिना थंबनेल के, है ना? जब मैंने 2-3 बातें अच्छी लिखी होगी, जब देख के आए होंगे, तो सही देख के आए हो, आप सही जगह आए हो। क्यों? क्योंकि आज आपको 1 घंटे के अंदर, या ऊपर नीचे भी हो सकता है टाइम, पूरी ज्योग्राफी कंप्लीट करवाई जाएगी। जी हाँ, क्लास 10th की कंप्लीट ज्योग्राफी करवाई जाएगी, कंप्लीट पूरी। अच्छा, पूरी? अरे भैया रुको, मैंने क्या किया है, 4 साल के पेपर उठाए, 4-5 साल के, और पीवाईक्यू बेस जो टॉपिक, उन टॉपिक को आज मैं एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, मेरी एक वीडियो आ चुकी है इससे पहले, जिसमें मैंने आपको टॉपिक वाइज बता था कि भाई इससे हिस्ट्री से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है? और इससे पहले मैंने हिस्ट्री रिकॉर्ड करके आपको डाल चुका हूं। उसके बाद ज्योग्राफी डालिए, इसके बाद इकोनॉमिक, फिर आएगी पॉलिटिकल साइंस। एक एक करके 2 वीडियो आएगी। उसके बाद चारों वीडियो देखने के बाद, है ना, मैं बता रहा हूं 70+ नंबर आएंगे, 70+ आउट ऑफ 75। बस थोड़ा सा धैर्य, है ना, थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी आपको करना पड़ेगी। यहाँ मैं पूरा सब्जेक्ट उठा के लाया हूं। अच्छा, मतलब मैं ज्योग्राफी के सारे टॉपिक लेकर आया हूं, कुछ भी नहीं छोड़ा, कुछ भी नहीं, नथिंग, जीरो। जो आपके एग्जाम में पूछा गया, मैंने यहाँ पर एक एक टॉपिक रखा है, क्योंकि तुम लोग थे थोड़ा सा आलसी टाइप के, है ना? तुम लोग को पढ़ना है थोड़ा, मतलब कम समय में ज्यादा पढ़ना है, तो 1-1.5 घंटे में पूरी ज्योग्राफी कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है? चलो, 1-1.5 घंटे सही बोल रहा हूं मैं, महीने लग जाते हैं ज्योग्राफी हिस्ट्री करने में, है ना? बट हम 1 से 1.5 घंटे में, यानी कुल 90 मिनट के अंदर अंदर आपकी ज्योग्राफी कंप्लीट करवा देंगे। चलो भैया, स्टार्ट करें चैप्टर 1 से। तो चैप्टर 1 बड़ा प्यारा अच्छा लगता है मुझे, पता नहीं क्यों। ये कहलाता है रिसोर्स का। उससे पहले भगवान से प्रार्थना करो, क्योंकि आखिर वो दिन आ गया जहां पर हम कम समय में ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकते हैं, ठीक है? देखो, हमारे जो अमरीशपुरी भैया है, अब तो नहीं है ना, और ये जो दीदी है, ये दोनों क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, आखिर वो दिन आ ही गया, ठीक है? तो पहला चैप्टर कौन सा आपका? रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। क्या क्या प्रश्न पूछा गया कि भाई व्हाट इज रिसोर्स, क्या होते हैं, 2 फीचर समझाओ रिसोर्स के, ये सब पूछा गया। तो अपन क्या करते हैं, ये समझ लेते हैं इसको ना, साइड में यहाँ पर समझते हैं, ठीक है? देखो, रिसोर्स क्या होता है, बताओ मुझे। रिसोर्स को हिंदी में बोलेंगे संसाधन। संसाधन क्या होते हैं, बताओ? सबको पता है, सबको पता है, सब पढ़ चुके होंगे, बहुत बेसिक चीजें। मैं कहूंगा वो सब चीजें, वो सब चीजें जो क्या हो, अवेलेबल भी हो, दूसरा जिसको आप एक्सेस कर पा रहे हो, और जिससे आपकी हर एक नीड्स क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही हो। जहां पर आपकी नीड सेटिस्फाई हो रही हो, वो क्या कहलाएगा? रिसोर्स कहलाएगा। मैं क्या कह रहा हूं, वो सब जो अवेलेबल भी हो, आप एक्सेस भी कर पा रहे हो, और आपकी उससे नीड्स भी सेटिस्फाई हो रही हो, तभी वो कहलाएगा रिसोर्स। तभी वो क्या कहलाएगा? रिसोर्स, या फिर संसाधन कहलाएगा। क्या रिसोर्स ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं? ट्रू की फॉल्स? देखो, ये आया था ट्रू। क्या होते हैं रिसोर्स? सर, जो अवेलेबल हो, एक्सेस हो, और हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा हो, वो क्या है? रिसोर्स है। व्हाट आर रिसोर्स? अभी बता दूंगा ना क्या क्या है। कोई 2 फीचर समझाओ, ये अवेलेबल भी हो, एक्सेस भी हो, हमारी नीड्स को सेटिस्फाई भी करता हूं। क्या ह्यूमन लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है भाई साहब। एयर एक रिसोर्स है, हम इसके बिना सर्वाइव कर सकते हैं क्या? नथिंग, बिल्कुल नहीं कर सकते, जीरो। मैं अभी पेन से पढ़ा रहा हूँ, ये पेन मेरे लिए क्या है? रिसोर्स है। क्या मैं इसके बिना पढ़ा सकता हूँ क्या? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, हमारी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है क्या, ये पूछ रहा है, होता है ना? तो हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? चाहे वो बायोटिक हो या एबायोटिक हो, अभी पढ़ेंगे अपन किस टाइप का भी रिसोर्स हो। यदि ना हो तो हम लोग के लिए सर्वाइव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। जैसे अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको क्लासिफिकेशन, उसमें वो क्लियर हो जाएगा। देखो, क्लासिफिकेशन से कितने प्रश्न आए कि कितने टाइप हम क्लासिफाई कर सकते हैं, कोई एक बेस समझाओ। चलो ठीक है, यहाँ देखो, ये पूरा मैं लेकर आया हूँ इमेज, जिसमें आपको पूरा समझ में आएगा। देखो, 2 तरह के रिसोर्स है, एक है नेचुरल है, दूसरे कौन से? ह्यूमन मेड। अब नेचुरल भी 2 टाइप के हैं, कौन कौन से? एक है
रिन्यूएबल और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल। ऐसा दिखने रहा होगा ना, तो मैं क्या कलर रखूंगा इसमें, ठीक है। पहला है रिन्यूएबल, दूसरा कौन सा है, नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मतलब हम जिनको रिन्यू कर सकते हैं, लाइक सोलार, विंड, वाटर, ये अपने आप क्या होती है, रिन्यू होती है। नॉन रिन्यूएबल मतलब जिनको यूज कर लिया लेकिन वो बार बार मतलब दोबारा उनको यूज नहीं किया जा सकता, ठीक है। और देखो ह्यूमन मेड रिसोर्स, इसमें आके बिल्डिंग, रोड, मशीनें, अरे वो सब रिसोर्स जो हमने बनाया है, किसने बनाया है, इंसानों ने बनाया है, वो क्या कहलाएंगे, ह्यूमन मेड रिसोर्स। एक और आता है डेवलप रिसोर्स। इसमें दो तरह के होते हैं, एक होता है पोटेंशियल, जिनको भविष्य में हम निकाल कर यूज कर सकते हैं, एक होते हैं डेवलप, जिनका हम यूज कर रहे हैं आज की तारीख में। सुनो, जिनको भविष्य में प्रयोग कर सकते हैं उनको बोलते हैं फ्यूचर, जिनको अब हम यूज कर रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, डेवलप रिसोर्स, जो क्या हो चुके हैं, डेवलप। एक आता है ह्यूमन रिसोर्स, जिसके पास स्किल हो, नॉलेज हो, टेक्नोलॉजी हो, वो क्या कहलाएंगे, ह्यूमन रिसोर्स कहलाएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है। रिसोर्स प्लानिंग, रिसोर्स प्लानिंग क्यों जरूरी है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्या होते हैं रिसोर्स प्लानिंग। पहले अपन समझ लेते हैं रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है। देखो हमारे पूरे इंडिया में, अब जैसे इंडिया को देखोगे, क्या मैं कहूं सभी 28 राज्यों में रिसोर्स सेम है क्या ये कहना सही है क्या, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल सरासर गलत है। हमारे इंडिया में जो रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा, अनइवन है, मतलब कहीं पर ज्यादा, कहीं पर कम है, कहीं पर बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे में एक प्लानिंग की जरूरत पड़ती है, क्या हमें कितना रिसोर्स निकालना है, कहां से क्या निकालना है, ये सब इन्वॉल्वमेंट रहता है किसके अंदर, रिसोर्स प्लानिंग के अंदर। जरूरी क्यों है, अरे रिसोर्स का प्रॉपर मैनर में हम लोग क्या कर सके, डिस्ट्रीब्यूशन कर सके। और डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए, फेयर, कैसा होना चाहिए, जस्टिस के साथ, मतलब किसी के साथ अन्याय ना हो, मतलब किसी को ज्यादा या किसी को कम ना मिले, माफी चाहता हूं, चलो ठीक है, मतलब किसी को कम या किसी को ज्यादा ना मिले। एक सेकंड रुकिएगा, ठीक है, इतना समझ में आया। चलो अब कुछ स्टेप होते हैं रिसोर्स प्लानिंग की, देख लेते हैं एक बार। पहला जो स्टेप है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री। मतलब सुनो, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्स, मतलब सबसे पहले होता है रिसोर्स की पहचान करना। क्या करना, रिसोर्स की पहचान करना। उसमें क्या आता है, मान लो भैया मैंने एक जमीन देखी, देखी जमीन, उसके अंदर मैंने देखा भैया यहाँ पर क्या मिल रहा है, रिसोर्स, तो मैंने क्या कर लिया, उसको आइडेंटिफाई। फिर मैं करूंगा उसको सर्वे, इसके अंदर क्या आता है, सर्वे करना। सर्वे का वक्त करना, मैपिंग, भैया मैंने इतने हिस्सा में निशान लगा दिया कि हाँ भैया यहाँ पर रिसोर्स अवेलेबल है, उपलब्ध है, संसाधन उपलब्ध है, ठीक है। उसके बाद मैं करूंगा इसका क्वांटिटी या क्वालिटी चेक करूंगा। फिर इसको निकालने के लिए मुझे क्या प्लानिंग करनी चाहिए वो तैयार करूंगा। क्या ये हमारे डेवलपमेंट में कुछ मतलब काम आ सकता है क्या, उसको फिर मैं मैच करूंगा। तीन स्टेप है, कौन कौन सी, आइडेंटिफाई करना, प्लान एंड स्ट्रक्चर तैयार करना, और ओवरऑल डेवलपमेंट से उसको मैच करना। इतना समझ में आ गया, चलो बहुत बढ़िया। अब आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अच्छा क्या क्या प्रश्न पूछे गए देख लो एक बार। रिसोर्स प्लानिंग जरूरी है क्या, बिल्कुल जरूरी है, ट्रू है एकदम। रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है बता चुके हैं, दो स्टेप बता, अपन तीन स्टेप देख लिए। रिसोर्स प्लानिंग जरूरी क्यों, अच्छा जरूरी क्यों ये बताओ पहले तो। सर जरूरी इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है किसका, रिसोर्स का। यदि प्रॉपर प्लानिंग के साथ निकालेंगे हम रिसोर्स को, तो कहीं ना कहीं भविष्य के लिए भी बचा रहेगा और वर्तमान की जरूरतें भी क्या होंगी, पूरी होंगी। और रिसोर्स ऐसा तो है नहीं अनलिमिटेड है, भाई साहब लिमिटेड है, क्या है, बिल्कुल लिमिटेड, मतलब कम मात्रा में रिसोर्स अवेलेबल है। अब कम मात्रा में ज्यादा लोगों की जरूरत पूरी करनी है, और कैसे हो पाएगी, सीधा सीधा हो पाएगी रिसोर्स प्लानिंग की वजह से, अदरवाइज नहीं हो पाएगी, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं अपन। अब बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। चलो इसके बात करते हैं, ये बात कर लेते हैं बगल में, ठीक है। क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सुनना। देखो मुझे विकास तो करना है,
मुझे क्या करना है, डेवलपमेंट करना है। डेवलपमेंट के बिना मैं या मेरा देश या मैं सरवाइव नहीं कर सकता। लेकिन दिक्कत क्या है मेरे साथ, दिक्कत ये है कि मेरे पास रिसोर्स बहुत लिमिटेड अमाउंट में, बहुत कम है। क्या है, पानी पी लो एक मिनट। मेरे पास क्या है, जो रिसोर्स है बहुत कम क्वांटिटी में, तो ऐसे में करे क्या। ऐसे में एक ही चारा हो सकता है कि डेवलपमेंट तो करूं, लेकिन किस तरीके से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट तरीके से। मतलब क्या होता है सर ये, मतलब माफी 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 चाहते हैं, हाँ, मतलब क्या करें इसके अंदर, मतलब हम डेवलपमेंट तो करें लेकिन फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए। किसको ध्यान में रखते हुए, भविष्य को। अरे भविष्य मतलब फ्यूचर, ठीक है। और हम हमारे पर्यावरण पर्यावरण को या इन्वायरमेंट को डैमेज भी ना करें, मतलब किसी भी प्रकार का नुकसान ना पहुंचाएं। तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, रिसोर्स का डेवलपमेंट या सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अपना सकते हैं। अब देखो चार सवाल है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिसोर्स को बचाता, बिल्कुल सही बात है, भविष्य के लिए क्या होता है ये बता दिया मैंने। दो ऑब्जेक्टिव क्या है बता चुका हूं, सस्टेनेबल जरूरी क्यों ये भी बता चुका हूं। ठीक है, क्लियर इतना। मतलब हम क्या कर रहे हैं, कम चीजों में ज्यादा चीजें कवर कर रहे हैं। अब बाहर यह है कि भैया सभी देशों को बताया जाए कि आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट अपनाना है, तो इसके लिए करी गई रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट। इससे हर साल एक प्रश्न आता है, हर साल। ऐसा इंपॉर्टेंस क्या है किसी भी सवाल की, उसके लिए वीडियो बन चुकी है पहले, मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा एक एक वीडियो, ठीक है। उसके आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। चलो ठीक है, अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो बात हो रही है रिसोर्स कंजर्वेशन की। किसकी बात हो रही है, रिसोर्स के कंजर्वेशन की। तो रिसोर्स का कंजर्वेशन करने का तरीका एक ही है, वो है वे सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना। ये दूसरा तरीका है प्लानिंग करना। दो तरीके हैं ऐसे। तो अब मैं करूं क्या, तो मैंने क्या करा, सॉरी सभी देशों ने क्या करा, कुछ समिट करी, बहुत जरूरी है। जैसे समिट थी ब्राजील के अंदर हुई थी। कहाँ हुई थी, ब्राजील में। और ब्राजील के अंदर शहर है रियो डी जेनेरियो। कहाँ है, रियो डी जेनेरियो। यह समिट कब हुई थी, 1992 के अंदर, जिसके अंदर प्रॉपर बातें की गई कि हम किस प्रकार से रिसोर्स की प्लानिंग कर सकते हैं। मतलब हम रिसोर्स की प्लानिंग किस प्रकार से कर सकते हैं। क्लियर है। दूसरा, इसमें टोटल 21 एजेंडा तैयार किए गए। कितने एजेंडा, 21, यानी 21 एजेंडा तैयार इसमें किए गए। एक और क्लब ऑफ रोम है जिसने 1968 में बात की गई थी, किसकी, रिसोर्स कंजर्वेशन की भी। एक इंटरनेशनल लेवल पर जो रोम का क्लब है वहां पर भी बात की गई थी, किसकी, रिसोर्स कंजर्वेशन की, 1968 के अंदर। और दोनों से प्रश्न आता है, या तो कभी प्रश्न आएगा किससे, रियो डी जेनेरियो से, क्या तो प्रश्न किससे आएगा, क्लब ऑफ रोम से। लेकिन आएगा जरूर, आएगा जरूर, ठीक है। ये क्या हो, अरे चलो कोई ना, देखो एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है चलो, ये समझ में आ गया। ठीक है चलो, अब बात करते हैं किसकी, सोइल की। अच्छा इतना क्लियर है। अच्छा सोइल से पहले, अच्छा सोइल से पहले अपन एक चीज भूल गए हैं, वो कर लेते हैं। ठीक है, ये करना है अपने को बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, क्या करना है, बायोडाइवर्सिटी। पॉज करके फिर मैंने प्ले करा वापिस से, ठीक है। कंफ्यूज होना है एकदम से कैसे कट हो गए, देखो भूल गया था मैं बायोडाइवर्सिटी डालना, इसलिए। देखो क्या होती है बायोडाइवर्सिटी, देखो हम लोग कहीं ना कहीं घिरे हुए हैं, किससे, पूरी तरह से एक इन्वायरमेंट से। और हम कहीं ना कहीं बायोटिक पे भी क्या है, पूरी तरह से डिपेंड है। तो दोनों के बीच क्या मिलता है, एक रिलेशन मिलता है, बायोटिक और बायोटिक के बीच। लेकिन हम किस पे डिपेंड है, दो, वो हम पे डिपेंड है, हम उनके ऊपर है। तो क्या होता है, डायवर्सिटी मतलब क्या होती है, कि जहां पर अलग अलग टाइप के एनिमल हो, अलग अलग टाइप के वाइल्ड लाइफ हो, अलग अलग टाइप, मतलब यह हो कि फॉरेस्ट हो, सब कुछ अलग अलग हो, लेकिन क्या हो उनके अंदर, लाइफ हो। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोडायवर्सिटी। समझ में आ गया। इंडेंजर स्पीसीज आपसे अपने पूछेंगे तो हटा दो इसको, प्रश्न को 25 में पूछेगा, लेकिन अब हटा दिएगा इसको ना।
चलो ठीक है। डाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि भाई साहब इससे क्या बना रहेगा, हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहेगा और हमारा पर्यावरण भी बचा रहेगा। ठीक है, चलो तो यहाँ से अपन कट हो गए थे, सोइल से पढ़ना अपने को। तो ये देख लो भाई साहब, सोइल से हर साल एक प्रश्न आता है, हर साल, हर साल, है ना, इसको बाद में देखेंगे अपन। हर साल सोइल से एक प्रश्न आता ही आता है। तो मैं 3 चीज पढ़ाऊंगा आपको। पहले पढ़ाऊंगा सोइल के टाइप, दूसरा पढ़ाऊंगा आपको सोइल का कंजर्वेशन करना है, और तीसरा पढ़ाऊंगा सोइल का इरोजन। अच्छा, पहले इरोजन पढ़ लेंगे फिर कंजर्वेशन पढ़ लेंगे। कोई तीनों में से एक प्रश्न पक्का है आपका? पक्का तो पक्का ही है। यदि आप अभी नहीं पढ़ रहे हो तो मुझे मजबूरन आंटी जो बुलाना पड़ेगा, है ना। किताब खोलो, सुन लिया? किताब खोलो, पढ़ो। पढ़ो। ठीक है, तो भैया पढ़ लो। ठीक है, तो चलो मैं आपको पहले क्या बताऊं, सोइल का टाइप बता देता हूं। ठीक है, तो अपन सोइल इरोजन पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे सोइल का कंजर्वेशन। देखो ये मैंने अलग अलग टाइप के यहाँ पर सोइल का टेबल लेकर आऊं, बहुत प्यारा टेबल बना के दिया मुझे। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहली सोइल है वो कौन सी, एलुवियल सोइल। अपन कलर कौन सा यूज करें इसमें, रेड। चलो रेड करके देते हैं, नहीं दिख रहा, अपन यूज करते हैं ब्लैक। चलो यहाँ पर कौन सी सोइल दिख रही है, पहली एलुवियल सोइल। अब एलुवियल सोइल कहाँ मिलेगी? अच्छा, बड़ी बड़ी नदियां है नदियां, दिखेगा नहीं, है ना, बड़ी बड़ी नदियां, और नदियों के साथ आएंगे एक मिट्टी, उसको बोलते हैं हम लोग एलुवियल सोइल। क्या बोलेंगे उसको? एलुवियल सोइल बोलेंगे। ठीक है, ये बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है और इसके अंदर बहुत अच्छे से मिनरल आपको देखने को मिलेंगे। मतलब यदि पूरे भारत की सबसे ज्यादा फर्टाइल सोइल कौन सी है, वो है आपकी एलुवियल सोइल। ठीक है, अब इसका प्रयोग कहां कर सकते हो? राइस में, वीट, शुगर केन और पल्सेस में। कहां कहां मिलेगी? इंडो गंगेटिक प्लेन और उत्तर प्रदेश और बिहार वाले इलाके में आपको एलुवियल सोइल देखने को मिल सकती है। दूसरी होती है ब्लैक सोइल, जिसको हम लोग प्यार से रेगर सोइल भी बोल देते हैं। इसमें कंटेंट बहुत ज्यादा है, मतलब सॉरी हाई क्ले कंटेंट ज्यादा है इसमें। इसके अंदर नमी भी है और सूखने पर इस पे क्रैक पड़ जाते हैं। कॉटन, सोयाबीन, मिलेट्स और गेहूं के लिए भी इसको प्रयोग कर सकते हैं। कहाँ कहाँ मिलती है? महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश। अगली आती है रेड सोइल। इसका रेड कलर क्यों होता है? आयरन की वजह से। जब उसका डिफिशिएंट होता है इसका कलर क्या होता है? येलो। अच्छा, रेड सोइल किसके लिए प्रयोग हो सकती है? ग्राउंडनट के लिए और मिलेट्स के लिए। कहाँ कहाँ मिलेगी रेड सोइल? तमिलनाडु वाले इलाके में, कर्नाटक वाले इलाके में और उड़ीसा वाले भाग में आपको कौन सी सोइल मिल जाएगी? रेड यानी लाल मिट्टी। फिर आती है लेटराइट सोइल। लेटराइट सोइल में क्या होता है? आयरन ज्यादा होता है, इसके अंदर लीचिंग की प्रोसेस सबसे ज्यादा होती है। कोई कहाँ मिलती है ये? वहां मिलेगी जहां बारिश अच्छी खासी होती है, तो इसके अंदर लीचिंग की प्रोसेस होती है, बहुत ज्यादा होती है। किसके लिए यूज होती है? चाय, कॉफी, कैशियू यानी आपका वो क्या बोलते हैं, काजू, अमीरों वाली बात हो रही है, रबर, ये भी अमीरों वाली बात है। ठीक है, तो केरल, वेस्टर्न घाट और असम में देखने को आपको मिलती है। फिर आ डेजर्ट सोइल, एरिड सोइल बोलते हैं जिनको, है ना, जो लो लो मॉइस्चर, जब बारिश ना हो, है ना, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो, वहां कौन सी सोइल मिलेगी आपको? डेजर्ट सोइल देखने को मिलेगी। बारले, बाजरा, डेट वो खजूर के लिए यूज होता है ना, राजस्थान और गुजरात वाले इलाके में आपको देखने को मिलेगी। फिर आती है माउंटेन सोइल, जिसको हम लोग फॉरेस्ट सोइल भी बोल सकते हैं। ह्यूमस बहुत ज्यादा होता है, फॉरेस्ट इलाके में मिलती है। फ्रूट्स, टी, वेजिटेबल हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम में आपको देखने को मिलेगी। अब इस टेबल से मैं बोल रहा हूं, एक प्रश्न पक्का आपका, एक से दो, एक से दो प्रश्न पक्के हैं आपके, एक से दो प्रश्न पक्के इसी टेबल से, छोटे से टेबल से। ठीक है, तो देख लेना आप। चलो और कुछ अब पढ़ाना है मुझे। अच्छा, सोइल का कंजर्वेशन पढ़ाना है। ठीक है, अब देख लो सोइल का कंजर्वेशन किस प्रकार से करो। सोइल इरोजन क्या होता है? मान लो ये एक एक लैंड एरिया है जहां पर मिट्टी पड़ी है। क्या पड़ी है? मिट्टी। मिट्टी को दूसरे कलर से यूज करते हैं अपन, जहां पर पड़ी है सोइल। अब यहां से आया पानी, वो पूरी मिट्टी को बहा कर ले गया। पूरी मिट्टी का हो गई, साफ हो गई, ऊपर की लेयर जो थी पूरी साफ हो गई, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सोइल इरोजन। क्या बोलेंगे उसको? सोइल इरोजन। अब किसी काम को बचे नहीं है जमीन, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? बेडलैंड। क्या बोल देंगे उसको? बेडलैंड। कब से क्या होता है, कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बन जाती है। क्यों भाई? यहाँ पे मिट्टी भरी हुई थी, पूरी बह गई, तो क्या बन गई? गली टाइप की बन गई। क्या बन गई? गली टाइप की। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गली इरोजन बोलते हैं। क्या बोल देंगे इसको? एक गली इरोजन भी हम इसको बोल देंगे।
अब बचाए किसी आए, तो बचाने के लिए मैं क्या करूंगा, अच्छा ये हो रहा है इरोजन, तो मैं आसपास पेड़ लगा दूंगा, तो सोइल इरोजन कम से कम होगा। दूसरी मैं करूंगा, यदि मैं पहाड़ों पे करता हूं तो काउंटर फार्मिंग कर दूंगा, इस तरह के कट कर दूंगा, क्योंकि सोइल यहाँ से बेहकर आएगी, जैसे इस साइड तो सोइल इरोजन हो जाएगा। लेकिन मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर कट लगा दिया ऐसे करके, तो मिट्टी आएगी तो यहीं कहीं रुक जाएगी। ठीक है, तो क्या नहीं होगी, सोइल इरोजन नहीं होगा। और क्या कर सकता हूँ बताओ मुझे। अब मान लो खेती करोगे, खेत है भैया, खेत का पूरी मिट्टी भे गई, तो मैं क्या करता हूँ, फसल के बीच में कुछ घास वास लगा देता हूँ, इससे क्या होगी, क्रॉप बेहकर, सॉरी मिट्टी बेहकर नहीं जाएगी। ठीक है, तो स्ट्रिप फार्मिंग बोलते हैं इसको। ठीक है, स्ट्रिप क्रॉपिंग या स्ट्रिप फार्मिंग आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, क्लियर है इतना। चलो चलो यही देख लो। हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं तो इधर मोबाइल में कोई मैसेज आया, टिक, अपन ने खोला, रील्स देखने लग गए। ये तुम बैठे हो, अच्छा ये बैठे हो तुम टेबल पर, ठीक है, ये टेबल पे बैठे हो, ठीक है, ये कुर्सी है तुम्हारी, ये कुर्सी लगा के बैठे हो तुम, ठीक है, यहाँ पर बढ़िया किताबें रखी है, किताबें बहुत सी मैंने पढ़ी, किताबें रखी है, यहाँ पर तुम बैठे हो सर झुका के, है ना, ये तुम्हारा पैर, तुम्हारे हाथ में किताब पढ़ रहे, लेकिन मैसेज आया इधर से तो तुमने उठा लिया मोबाइल, तुमने क्या उठा लिया, मोबाइल, और मोबाइल पे क्या कर रहे हो तुम, स्क्रॉल कर रहे हो ना, ऐसे रील्स देख रहे हो, क्या देख रहे हो, रील्स। ठीक है, वो तुम्हें रील्स देखना चालू करा सुबह 12 बजे, शाम 12 बज गए, मतलब रात हो गई, तो भाई साहब रील्स कितनी देख रहे हो, वो नहीं आएगा एग्जाम में, कभी नहीं आता है ना, तो ध्यान रखना ना, देखना नहीं है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अपन। अब आता है अगला चैप्टर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। अच्छा इसमें कुछ भूलूंगा क्या मैं, शायद कुछ तो बोला हूँ, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, कुछ तो नहीं, कुछ भी नहीं बोला हूँ, चलो सब पढ़ा दिया अपन ने। अब अगला चैप्टर जो आता है वो आता है हमारा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स, एक चैप्टर कंप्लीट करवा चुका हूं मैं। हंसते खेलते। ठीक है, अब समझो, ये फॉरेस्ट है, ये क्या है, जंगल है, इन जंगल में रहते हैं बहुत सारे जानवर, जंतु जानवर। अब यदि मैंने जंगलों को काट दिया तो क्या जानवर बचेंगे क्या, सब बिल्कुल नहीं बचेंगे ना। ये जानवर को है ना, रेंगने वाला सांप है, उड़ने वाली चिड़िया है, ये अलग अलग टाइप के जानवर है। अब मैंने पेड़ ही नहीं बचे, लोग ये पूरा फॉरेस्ट काट दिया, तो जानवरों का कोई मतलब है क्या फिर, नहीं है मतलब, तो फिर तो हमें इन सबको बचाना पड़ेगा। तो चैप्टर इसके लिए अलग से दिया है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। अब सुनो, प्रश्न कौन कौन से आ चुके हैं अब तक। जैसे सोइल के ऊपर जितने प्रश्न आए ना, मैंने आपको पीछे बता दिया ना, बताना भूल गया हूं मैं, पर देख लेना आप लोग, ठीक है, एक बार। फ्लोरा क्या होता है, फोना क्या होता है, एक बार देख लेते हैं। सुनो, फ्लोरा मतलब, मैं इसे याद रखता हूँ, फ्लोरा मतलब फ्लोवर, फ्लोवर किसका होता है, फ्लोवर कहाँ से निकलता है, प्लांट से, तो फ्लोरा मतलब प्लांट, और फोना मतलब वाइल्ड लाइफ। ठीक है, फोना मतलब वाइल्ड लाइफ, क्लियर रखना। चलो, ये अपने पूछेंगे तुमसे तो वो बेसिक होगा है। अब आता है टाइप ऑफ फॉरेस्ट। अब क्या आता है, टाइप ऑफ फॉरेस्ट। सुनो, 3 तरह के होते हैं फॉरेस्ट, कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। एक होता है रिजर्व फॉरेस्ट, दूसरा होता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, और तीसरा होता है अनक्लास, यानी अनक्लासिफाइड। रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर करना किसका काम है, सरकार का काम है। तो ये पूरा किसके अंडर में आएगा, सरकार के अंडर में आएगा। और यहाँ पर यदि किसी भी फॉरेस्ट को डिक्लेयर कर दिया रिजर्व फॉरेस्ट, तो उसमें हंटिंग करने की पूरी तरह से बैन है, परमिशन बिल्कुल नहीं मिलेगी आपको। आप फॉरेस्ट का कोई भी मतलब कुछ भी लकड़ी वगैरह कुछ यूज नहीं कर सकते, पूरी तरह से क्या है, प्रोटेक्ट है। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि भाई साहब वाइल्ड लाइफ बचे रहे और वहां का जंगल बचा रहे। सबसे ज्यादा जो रिजर्व फॉरेस्ट मिलेंगे वो मध्य प्रदेश में मिलेंगे, सबसे ज्यादा कहाँ मिलते हैं रिजर्व फॉरेस्ट, मध्य प्रदेश के अंदर। और पूरे इंडिया में लगभग 65% क्या है, रिजर्व फॉरेस्ट है। दूसरे होते हैं प्रोटेक्ट फॉरेस्ट। अब थोड़ी सी इंपोर्टेंस कम है एज कंपेयर ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट। पार्शियल यहाँ पर क्या मिल जाती है, परमिशन मिल जाती है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर होते हैं ये 32% कुछ है, ठीक है। अब बच्चे कुछ कितने वो है, जो भी बच्चे वो कौन सा क्लास, ठीक है। ये ओपन फॉरेस्ट है, ये कौन सा फॉरेस्ट ओपन, यहाँ पर आप जाओ फोटो शूट करो, कोई दिक्कत नहीं है ना, आराम से ना, जंगल में मंगल। ठीक है, ये ओपन फॉरेस्ट में आते हैं, ठीक है। चलो, अब ये होगा अपना क्या हो रहा, अब भैया फॉरेस्ट भी है तो नुकसान तो होगा, कोई पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, डिमांड बढ़ती जा रही है,
और फॉरेस्ट की कटिंग भी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, मतलब जंगल एरिया क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि लोगों का लालच लगातार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, हमें और चाहिए, वो और चाहिए, और जंगल काटो, और जंगल काटो, यहाँ से ये निकलेगा, वहां से वो निकलेगा, तो इस चक्कर में क्या हो रहा है, जंगल काटे जा रहा है, हाईवे बनते जा रहे हैं, जंगल काटे जा रहे हैं। जरूरत है इनके बचाने की। कैसे बचाओगे, तो कुछ प्रश्न आ चुके हैं। माइनिंग क्या करता है, डिप्लेशन करता है रिसोर्स फॉरेस्ट का, बिल्कुल सही है भाई साहब। हाँ, नेम वन कॉज ऑफ डिप्लेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, माइनिंग, है ना। चलो ठीक है, अब बात करते हैं कंजर्वेशन की। तो कंजर्वेशन करे तो करे कैसे, तो इनने जो पहला एग्जांपल दिया है वो दिया है किसका, कम्युनिटी कंजर्वेशन का। सुनना बेटा, देखो क्या होता है हमारे देश में, अब मान लो कोई गांव में, उस गांव में कुछ लोग रहते हैं, उस एरिया में क्या है, पूरा जंगल जंगल है, उस गांव में क्या पूरा जंगल है, तो हम क्या बोलेंगे गांव वालों से, देखो तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम इस जंगल को बचाओगे, हम तुम्हारी क्या बना देते हैं, कम्युनिटी बना लेते हैं। क्या बना देते हैं, कम्युनिटी बना लेते हैं, तुम्हारा काम क्या है, जंगल को बचाना। जैसे कुछ एग्जाम्पल भी है, चिपको मूवमेंट, दूसरा होता है बीज बचाओ आंदोलन, ये सब किसके एग्जाम्पल है, कम्युनिटी कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है, कि भाई ग्रुप बना दिए, कम्युनिटी बना दी, जिसको काम दे दिया कि आपको क्या करना है, जंगल को बचाना है। क्या करना है आपको, जंगल को बचाना है। इतना क्लियर है, क्या करना है आपको, जंगल को बचाना है। ठीक है, चलो, तो प्रश्न क्या क्या पूछा गया बेटा, लोकल कम्युनिटी कंट्रीब्यूट करती है जंगल को बचाने के लिए, बिल्कुल सही बात है। कोई एक मूवमेंट समझाओ, बताओ, चिपको मूवमेंट ना, ठीक है, फॉरेस्ट को, चलो ठीक है, होगा ये तो। अब आते हैं अगला, अगला कैसे कंजर्वेशन करोगे, तो एक बार यहीं पढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो हमारी सरकार ने भी कुछ प्रयास किए, प्रयास कैसे किए, तो हमारी सरकार ने एक एक्ट पास किया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इसमें क्या लिखा गया कि भाई साहब, अरे यार एक सेकंड, सॉरी, हाँ, इसमें क्या लिखा गया कि अब से हंटिंग को पूरी तरह से बैन किया जाता है, कोई भी किसी भी प्रकार का इलीगल ट्रेडिंग नहीं कराएगा किसी भी जानवर की। होता है ना, मान लो किसी को जानवर को खाना पसंद है, किसी को खाल पसंद है, किसी को जानवर का दांत पसंद है, तो होती है इलीगल ट्रेडिंग, वो बैन की जाएगी। यदि वो एरिया बहुत ज्यादा सेंसिटिव, उसको नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो ये सब प्रोविजन है किसके अंदर लिखे गए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर लिखे गए। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एनिमल, बिल्कुल सही बात है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। दो मुझे समझा, हंटिंग को बैन कर दे और लीगल ट्रेडिंग नहीं होगी, ये भी सही है, ये भी हो गया। बोलो, बताओ मुझे, सारे के सारे प्रश्न कवर हो रहे कि नहीं हो रहा। हाँ, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। और पूरी ज्योग्राफी क्या हो रही है अपनी, कंप्लीट भी हो रही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, जब मैं पढ़ते हैं, पेज पलटते जा रहे, पलटते जा रहे, पलटते जा रहे, ये होगा, ये होगा, ये देखने की जरूरत भी नहीं है, ये नहीं आता, ये नहीं आता, आपको इसमें गया, इसमें गया, इसमें भी गया, तो ये तुम्हारे साथ ना हो, इसलिए ये वाली वीडियो देखो पूरी अच्छे से, नहीं तो कोकिल आंटी को बुला लूंगा मैं भी। ठीक है, चलो, अब अगला चैप्टर आता है। अच्छा हाँ, इसमें एक चीज और पढ़ लेना, सुनो, नेशनल पार्क सारे पढ़ लो। जैसे मैं आपको कुछ नेशनल पार्क बता देता हूँ। एक है मानस, मानस कहां पर है, असम के अंदर। सरिस्का दिया है एक, सरिस्का, सरिस्का कहां पर है, राजस्थान के अंदर। एक और दिया आपका, सरिस्का होगा, मानस हो गया, और कौन सा दिया है, कॉर्पेट, कॉर्पेट कहां पर है, उत्तराखंड के अंदर। कहां पर है, उत्तराखंड के अंदर। और कुछ दिया है क्या नेशनल पार्क कोई सा, मानस दिया है, सरिस्का दिया है, कॉर्पेट दिया है, ये तो मुझे याद है। एक बांधवगढ़ दिया है, बांधवगढ़, जो कि कहां पर है, मध्य प्रदेश के अंदर। एक चीज और है ना, प्रोजेक्ट टाइगर, 1973 में ये आया था, प्रोजेक्ट टाइगर, टाइगर्स को बचाने के लिए। और सबसे ज्यादा टाइगर कहाँ मिलते हैं, मध्य प्रदेश के अंदर, जहां से मैं अभी पढ़ा रहा हूँ। चलो भाई साहब, इतना क्लियर है आपको, बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलो आगे बढ़े पनप, ये खत्म हो गया अपना चैप्टर। चलो, अब आता है अगला चैप्टर, वाटर स्कैरसिटी, पानी की कमी। ऐसा पानी की कमी क्यों होती है, बताओ मुझे, पानी की कमी क्यों होती है, कोई आइडिया किसी को। गेट एन आइडिया सर जी। हम लोग करते हैं पानी का एग्रीकल्चर के लिए यूज, हम लोग करते हैं पानी का इंडस्ट्री में यूज, हम लोग करते हैं पानी का यूज घर में। एक और पॉइंट और ढूंढ लो, वो अदर यूज में डाल देना कुछ, है ना।
अब इतने सारे यूसेज, इसकी वजह से पानी क्या हो रहा है, डिप्लेट हो रहा है, पानी की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो हम ऐसे में जरूरत है किसको बचाने की, पानी को बचाने की। ठीक है, अब देखते हैं तो पानी को बचाने के लिए क्या लेके आए, मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट क्या लेके आए, मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट। क्या क्या प्रश्न आया इससे अभी तक, चलो ठीक है एक बार देख लेते हैं अपन ना, समझ लेते हैं पहले। देखो ये नदी बह रही है, नदी बह रही है, बीच में बना दिए कुछ डैम, क्या बना दिए, डैम। अब डैम में पानी क्या हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, पानी बना देता है अपन, पानी है ना। ये देखो डैम में क्या हो रहा है, पानी इकट्ठा हो रहा है। अब इस डैम के मैं अलग अलग यूज कर सकता हूँ, कैसे, एक किसान है, इस किसान क्या करेगा, इस डैम का पानी का यूज ऐसे इरिगेशन करेगा। एक इंडस्ट्री वाला है, सूट वूट पहन के आया, कन्हैया लाल है ना, ये इंडस्ट्री वाला है, ये भी यूज करेगा पानी का इंडस्ट्री में। और मान लो ये तुम बैठे हो, ठीक है, तुम क्या धो रहे हो, बर्तन, तो बर्तन धोने के लिए पानी का यूज करोगे तो वो क्या होगा, डोमेस्टिक। अब और यूज क्या कर सकते हैं अपन, यूज कर सकते हैं अपन, मान लो तुम्हें भैया पढ़ना है, मान लो पढ़ना है तुम्हें, पढ़ने के लिए लेके तुमने लाइट, तो लाइट किसके आएगी, किससे आएगी, एनर्जी से। तो एनर्जी हम किससे बना सकते हैं, एक पानी से भी, पानी मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं। अब देखो अलग अलग पर्पज से क्या हो रहा है, इस पानी का यूज हो रहा है। अब आते हैं प्रश्न के ऊपर, फ्लड कंट्रोल भी कर सकते हैं, हाँ क्या कर सकते हैं हम, फ्लड को कंट्रोल भी कर रहे हैं, भैया पानी इकट्ठा कर रहे हैं, पानी बह नहीं जाएगा, पानी बह नहीं जाएगा तो पानी कंट्रोल में रहेगा, फ्लड कंट्रोल भी हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। अब कुछ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के नाम दिया आपके, जैसे सलाल दिया है, और उसके बाद गांधी सागर सागर भी दिया हुआ है, तो बहुत सारे ऐसे आपको मल्टीपर्पज दिए हैं, फायदे गिना दिए, इतने सारे अनेक फायदे हैं। चलो ठीक है, अब बात करते हैं नुकसान हो रहा है क्या, अब पढ़ना है नुकसान, नुकसान पढ़ना है, ठीक है अपने को। फायदे तो गिना दिए मैंने, नुकसान भी है क्या, बिल्कुल है। देखो अपन वापस से बनाते हैं मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, इस किससे बनाए अपन, किससे बनाए, चलो ये हरा कलर यूज करते हैं। पहले थे यहाँ पर पेड़, क्या था, बहुत सारे पेड़, पूरा बहुत लाखों जंगल था, लाखों पेड़ थे इसके अंदर, मैंने सब कट कर दिए, कट कर दिए। अब कट करने के बाद मैंने बना दिया डैम, क्या बना दिया डैम, क्या बना दिया, मैंने डैम बना दिया, हाँ भैया ये पानी भरा डैम में। तो पहला नुकसान क्या करा मैंने, फॉरेस्ट को कट करके डैम बनाया है। अब ये लोग भी होंगे तो लोग को मैंने हैबिटेट कर, मतलब लोग को शिफ्ट कर दिया, सभी लोगों को। सब दूसरी समस्या ये, अब पानी इकट्ठा होगा तो क्वालिटी कम होगी कि बढ़ेगी, टंकी में सालों तक पानी भरा रहेगा, क्वालिटी पानी की कम होगी, बढ़ेगी, कम होगी, तो सेडिमेंटेशन होगा, क्या होगा, सेडिमेंटेशन होगा पानी का। अब कोई मछली है बेचारी, है ना, कहीं जा रही होगी ससुराल वगैरह कहीं जाना होगा, अब डैम ने उसको रोक दिया, तो माइग्रेशन रुक जाएगा किसका, मछलियों का भी। तो ये सब समस्या किसकी, मल्टीपर्पज डैम की। हाँ एक डैम याद रखना है, सरदार सरोवर डैम, भूल गया था मैं, सरदार सरोवर डैम, जो 4 राज्यों को देता है, पानी देता है, ये है ना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, 4 राज्यों को देता है, ये पानी देता है। चलो ठीक है यार, यार ये क्या हो गया, चलो 1 मिनट रुकिएगा, इतना क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब ये होगा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के फायदे नुकसान, मैंने दोनों गिना दिए। अब देखो पानी है, ओवर यूज भी हो रहा है, डिप्लेशन भी हो रहा है, लेकिन पानी को बचाना पड़ेगा ना, तो अपने एक मेथड तो अपने लिए मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बना दो, पानी बच जाएगा। लेकिन जो दूसरी मेथड में नजर में है वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अच्छा क्या करता है, क्या फायदा है, पहले गिन लो। ये घर है, ये घर है, अब यहां से मैंने पाइप लगा दिया, पूरा छटका पानी का जा रहा है गड्ढे के अंदर, क्या जा रहा है, गड्ढे के अंदर, और गड्ढा क्या कर रहा है, पानी को सोख रहा है, तो जिसकी वजह से जो ग्राउंड वाटर है वो ज्यादा बढ़ रहा है, मतलब रिचार्ज हो रहा है। दूसरा, इस पानी का मैं बाद में दूसरी दूसरे पर्पस में यूज कर सकता हूँ, और पानी क्या हो रहा है, बहकर कहीं जाएगा तो वेस्ट ही होगा, तो मैंने क्या करा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू इस पानी को बचा लिया। हाँ क्या रेन वाटर हार्वेस्टिंग रिचार्ज करता है ग्राउंड वाटर को, बिल्कुल सही बात है। व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पानी को कलेक्ट करना, स्टोर करना फॉर फ्यूचर यूज। मेथड बताओ, तो बहुत सारे मेथड है, जैसे टंकास, जोहत, कुल, गुल्स,
है ना। ये सब मेथड है जो राजस्थानी हिमाचल प्रदेश में अपनाई जाती है। चलो ठीक है, जोहर ट्रेडिशनल मेथड है, बिल्कुल सही बात है। कहाँ की ये? राजस्थान। कहाँ की है? राजस्थान। ट्रेडिशनल मेथड और बता रहा हूँ आपको, गोल गोल्स जो कि हिमाचल प्रदेश में फॉलो की जाती है। एक है टंकास, बड़ा बड़ा टैंक बनाया जाता है, कहां पर? राजस्थान के अंदर। चलो वो लिखा हुआ है। अब बात आता है अगला चैप्टर, वो है एग्रीकल्चर। वो है एग्रीकल्चर। सुनना, यदि इकोनॉमिक एक्टिविटी बात करूं तो तीन तरह की होती है। एक होती है प्राइमरी, दूसरी सेकेंडरी, और तीसरी क्या होती है? टर्सरी। प्राइमरी के अंदर क्या होता है? जिसमें हम डायरेक्ट किसका एक्सप्लोटेशन करते हैं? नेचर का। और इसमें क्या आ गया हमारा? एग्रीकल्चर। इसमें क्या आ गया हमारा? एग्रीकल्चर। वही पढ़ना है, ठीक है। चलो, तो इसमें भैया क्या पूछते हैं, देख लेते हैं प्रश्न एक बार। प्रश्न देख लेते हैं। ज्योग्राफी इतना टफ नहीं है यार, जितने तुम हवा बनाते हो। प्रश्न देखो, आजकल एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन है भारत में। बिल्कुल भैया, लगभग 70% लोग किस पे इन्वॉल्व है? एग्रीकल्चर में। बिल्कुल सही बात है। एग्रीकल्चर का एक्टिविटी एक ब्रांच है साइंस की, जिसमें डेयरी फार्मिंग, है ना, डेयरी फार्मिंग वगैरह ये सब क्या होते हैं? इंक्लूड की जाती है। इंपोर्टेंस समझाओ। चलो हम बताते हैं इंपोर्टेंस, इकोनॉमी में क्या इंपोर्टेंस, ये भी हम बता देंगे आपको। चलो ठीक है, पहले देख लो इंपोर्टेंस क्या है, बताओ क्या इंपोर्टेंस? सबको खाना मिलेगा। बोलो हाँ है कि नहीं? बहुत बेसिक चीज है, बहुत बेसिक। मतलब मैं इतना एडवांस जा ही नहीं रहूंगा जितना तुम सोच भी नहीं सकते। बहुत बेसिक चीजें रख रहा हूं मैं आपके सामने। अच्छा, और क्या इंपोर्टेंस है एग्रीकल्चर के? हमारा एक इंटरनेशनल ट्रेड भी बढ़ेगा ना। अरे हम ज्यादा ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ेगा, और फूड सिक्योरिटी क्या होगी? मेंटेन रहेगी। अरे भैया सभी तक खाना मिलेगा, सभी तक खाना पहुंचेगा। ठीक है, ये क्या इंपोर्टेंस है? इंडियन इकोनॉमी में क्या इंपोर्टेंस? जीडीपी बढ़ेगी, हमारा इंटरनेशनल मार्केट में दबदबा बढ़ेगा। भाई भैया गेहूं कहाँ से आ रहा है? फलाने देश से आ रहा है, मतलब अपने प्यारे भारत से आ रहा है गेहूं। तो हमारा क्या बढ़ा? इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ेगा। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पर नहीं, एक्सपोर्ट ही बढ़ना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप ऑफ फार्मिंग। और यहाँ से एक प्रश्न हर साल पक्का आता है, हर साल पक्का। चलो पहले समझा लेते हैं, फिर अपन देखते हैं प्रश्न कौन कौन से पूछे गए अभी तक। तो तीन तरह की फार्मिंग होती है वैसे मेरे नजर में। एक होती है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, दूसरी होती है इंटेंसिव फार्मिंग, और तीसरी जो होती है वो होती है कमर्शियल फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग में क्या होती है? मतलब जो अपने खुद के लिए कर रहा हो। किसके लिए कर रहा हो? खुद के लिए। मतलब छोटा किसान है जो खेती किसके लिए कर रहा है? मात्र खुद के लिए। जिसमें अब साइज, जो खेत का साइज बड़ा तो होगा नहीं, खुद के लिए कर रहा तो छोटा साइज होगा खेत का, तो इसके पास क्या होता है? छोटा साइज होता है खेत का। दूसरा, उसके बाद अब देखो साइज भी छोटा है, लेबर भी कम है, गरीब भी है, तो थोड़ा हार्वेस्टर मशीन नहीं बुलवाएगा, ट्रेडिशनल टूल यूज करेगा। क्या करेगा ये? ट्रेडिशनल टूल का यूज करेगा। केमिकल फर्टिलाइजर है नहीं इसके पास, तो ऑर्गेनिक खेती करने की कोशिश करेगा। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या है? स्लैश और बर्न फार्मिंग। स्लैश एंड बर्न फार्मिंग। दूसरा तो इंटेंसिव, जो आज की खेती होती है ना, उसको बोलते हैं इंटेंसिव फार्मिंग। इसका उल्टा कर दो, मॉडर्न टूल्स यूज करेगा। बड़ा बड़ा क्या होंगे? होल्डिंग साइज होंगे। ठीक है, ज्यादा लेबर लगेगी, ज्यादा प्रोडक्शन करेगा, और मार्केट के लिए खुद के लिए दोनों के लिए करेगा। अब आते कमर्शियल फार्मिंग, जो स्पेशली किसके लिए करता है? बाजार के लिए, मार्केट के लिए। इसमें HYV सीड का प्रयोग करना, ज्यादा से ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करना, ज्यादा से ज्यादा लेबर का यूज करना, ये किस में आता है? कमर्शियल क्रॉप का, यानी कमर्शियल फार्मिंग के अंदर आता है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। जो गया हमारे टाइप्स ऑफ फार्मिंग, कितने प्रश्न आए देख लो आप। हर साल एक प्रश्न आता है, सब्सटेंस फार्मिंग क्या होती है? कोई टाइप ऑफ फार्मिंग का नाम बताओ, दो टाइप का नाम बताओ, एक्सप्लेन। मतलब अभी तक सब्सिस्टेंस ही पूछा है, इंटेंसिव पूछा होगा पता नहीं। चलो बात करते हैं क्रॉपिंग पैटर्न। ये वो समझो, हमारे देश में अब कलर दूसरा लेते हैं, बोर होगा मैं भी इससे। सर कलर का ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास कुछ, है ना। चलो ठीक है। तीन तरह की, तीन टाइप के क्रॉपिंग पैटर्न होता है। क्रॉपिंग पैटर्न मतलब आज अभी सीजन में क्या होगा, अगले सीजन में क्या है, उसके बाद क्या आएगा। तो हम तीन पैटर्न पढ़ेंगे। पहला खरीफ, दूसरा है रबी, और तीसरा जैद। खरीफ क्रॉप, खरीफ क्रॉप। अच्छा अभी 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 को पढ़ते हैं, रबी तो जल्दी आ रहा है, रबी में आता है पहले। पहले किसके पढ़ते हैं? रबी। रबी कब उगाते हैं हम? अक्टूबर नवंबर में। और काटते कब है? अप्रैल, मार्च या अप्रैल में। मार्च अप्रैल में इसको कट कर लेते हैं।
एग्जाम्पल क्या, अभी क्या उगा रहे हैं खेतों में? सर अभी उगा रहे गेहूं। सर अभी क्या उगा रहे हैं? पी यानी मटर। ये सब हम अभी उगा रहे हैं। खरीफ क्रॉप में क्या था? सर जिसको अब हमने क्या काट लिया, रबी काट लिया, अब क्या उगाएंगे? खरीफ। तो जैसे मानसून सेट होगा जून जुलाई में क्या उगा लेंगे? खरीफ। काटेंगे कब? हमारा बिल्कुल ठंड से पहले पहले काट लेंगे, ठंड से पहले पहले उसको काट लेंगे। एग्जाम्पल क्या आएगा इसका? ग्राउंडनट यानी मूंगफली, राइस, चावल, और क्या आएगा बताओ? और क्या आएगा? और क्या आएगा? अरे भैया आपका सोयाबीन भी इसमें आएगा। जैद में जो गर्मी में आता है, गर्मी में काट लेते हैं, गर्मी के आसपास। जैसे वाटरमेलन हो गया, कुकुम्बर हो गया, ये सब किस में आते हैं? जैद के अंदर आते हैं। देखो अब प्रश्न कितने पूछे गए इससे, देख लो आप। प्रश्न किससे पूछ मतलब कितने पूछे गए? रबी क्रॉप विंटर में हार्वेस्ट करते हैं क्या? अरे भैया विंटर में तो उगाते हैं, फॉल्स, है ना? विंटर में तो उगाएंगे ना अपन, हाँ विंटर में उगाते हैं। कोई एक रबी क्रॉप का नाम बता दो। ले देके गेहूं का नाम लिखोगे तुम, पता है मुझे। कोई दो खरीफ क्रॉप लिखो। चावल और गेहूं। ये चावल और गेहूं नहीं, चावल और सोयाबीन। ठीक है, ये अपना कंप्लीट हो गया। डिफरेंशिएट बिटवीन रबी एंड खरीफ, तो डिफरेंस बता दो भैया। ये कब उगाते हैं, ये कब काटते हैं? पहला डिफरेंस ये हो गया। अच्छा, कब उगाते हैं, ये कब उगाते हैं, कब काटते हैं, ये कब काटते हैं, वो दोनों के एक एक एग्जाम्पल। ये क्या होगा हमारा? डिफरेंस बिटवीन हो गया। अब आते हैं मेजर क्रॉप। मेजर क्रॉप के लिए ये टेबल देखो, ये टेबल बड़े प्यार से, बड़ी ईमानदारी से तैयार किया है। इस टेबल को देख लिया तो मैं समझ रहा हूँ दुनिया की आगे दिक्कतें खत्म। जैसे एक एक क्रॉप पढ़ते हैं। पहले दिए राइस, कलर चेंज करूंगा, रेड लिखूंगा, है ना, रेड कलर डार्क वाला। चावल देखो, चावल उगाने के लिए चाहिए कम से कम आपको मतलब एक ह्यूमिड क्लाइमेट होना, टेम्परेचर एवरेज चलेगा, पानी ज्यादा होना। यदि पानी ना हो तो इरिगेशन के थ्रू आप दे सकते हो। चावल उगाने में नंबर 1 पे कौन है? बंगाल। दूसरे नंबर पे यूपी है। तीसरे पे क्या? अरे यार एक सेकंड रुकिएगा। तीसरे पे क्या है? पंजाब है। सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कौन करता है? चाइना। इंडिया की रैंकिंग क्या है? सेकेंड है। और कैसा क्रॉप है? फूड क्रॉप है। अच्छा, चावल किस में आता है? रबी की खरीफ? खरीफ में आता है। ठीक है, किस में आता है? ये खरीफ में। दूसरा होता है गेहूं। अच्छा, यहां से प्रश्न आया। देखो प्रश्न है, क्रॉप से भी आ चुका है, क्लाइमेट से भी आ चुका है, कौन कौन से स्टेट प्रोड्यूस करती है, यहाँ से भी आ चुका है। इंडिया की रैंक कहाँ पर है, ये भी आ चुका है। और टाइप भी पूछ चुके हैं, इसलिए मैंने टाइप भी लिख लिया इसमें। अब दूसरा गेहूं। गेहूं भैया सब ठंडी लगती है तो, सॉरी हाँ, ठंडी लगती है तो गेहूं उगा देते हैं। यूपी, पंजाब, हरियाणा में। चाइना सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है। इंडिया की रैंक क्या है इसमें? सेकंड। वो कैसा है? फूड क्रॉप है। मक्के। मक्के टेम्परेचर एवरेज चाहिए 21 से 27। अच्छा, सोइल, सोइल किसी का नहीं पूछेंगे, मतलब टेंशन। कर्नाटक। एक सेकंड में लेजर ले आता हूँ थोड़ा। हाँ देखो, दूसरा था कर्नाटक, ये कर्नाटक है। फर्स्ट पे कौन है? यूएसए। अपन कितने नंबर पे? 7th ना। ये पे का है? फूड क्रॉप है। ज्वार। ज्वार सूखे इलाके में मिलेगी, टेम्परेचर भी ज्यादा चाहिए, कोई दिक्कत नहीं चलेगा। ज्वार सबसे ज्यादा कौन उगाता है? महाराष्ट्र। इंडिया के रैंक सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कौन करता है? इंडिया। ज्वार। हमारी रैंक की क्या है इसमें? फर्स्ट है। वही भी का एक फूड क्रॉप है। फिर आता है बाजरा। बाजरा हॉट एंड ड्राई, टाइम, पानी ज्यादा चाहिए नहीं। बाजरा सबसे ज्यादा कौन खाते हैं? राजस्थान वाले। तो इंडिया, इंडिया, इंडिया। रगी, रगी भी इंडिया आएगा। अब आते हैं दाल। दाल भी पानी खाते हैं सबसे ज्यादा। दाल बाटी, दाल चावल, हर जगह दाल, यहाँ दाल, वहां दाल। दाल, काली दाल, पीली दाल, हरी दाल, हर टाइप की दाल है। ड्राई क्लाइमेट चाहिए। मध्य प्रदेश, यूपी। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा क्या होती है? दाल होती है। ठीक है। इंडिया क्या है इसकी फर्स्ट रैंक पे? वो भी क्या है? फूड क्रॉप है। शुगर केन, है ना, मतलब गन्ना। गन्ना तो पूरा साल भर ही होता है। यूपी, सबसे ज्यादा गन्ना कहाँ होता है? यूपी में। ठीक है। और ब्राजील में क्या होता है? पूरे ऑल ओवर कंट्री में आप देखोगे तो ब्राजील में सबसे ज्यादा गन्ना होता है। अपन क्या है? सेकंड रैंक पर है। अपन क्या है? बिल्कुल सेकंड पेज पे बैठे हैं। ये कैसी क्रॉप है? केस क्रॉप है। ध्यान रखना, गन्ना कैसी क्रॉप है? केस क्रॉप है। अब आता है ऑयल, जिससे क्या निकलता है? तेल, है ना। क्या निकलता है? तेल। जैसे पहला है ग्राउंडनट, मूंगफली। मूंगफली क्या होती है? सबसे ज्यादा गुजरात में। चाइना नंबर 1 पे है, अपन क्या सेकंड पर है। ठीक है, ऑयल सीड है। मस्टर्ड, मस्टर्ड है ना, सूरजमुखी बोलते हैं शायद, सूरजमुखी, हाँ शायद। ठंडे क्लाइमेट में होता है सबसे ज्यादा। मस्टर्ड का होता है राजस्थान में। अच्छा, सरसों, सरसों सॉरी, सूरजमुखी बोल रहा हूँ, सरसों, सरसों, सनफ्लावर होता है वो तो, है ना। सरसों, सरसों, सरसों कहाँ होगा? राजस्थान में।
देखना पड़ेगा। कनाडा में नंबर 1 पे, अपन का है नंबर तीसरे पे, ऑयल सीड क्रॉप है ये। कॉटन ब्लैक सॉइल में होता है, टेम्परेचर ज्यादा चाहिए और बारिश थोड़ी सी कम चलेगी। महाराष्ट्र ज्यादा प्रोड्यूस करता है ना। चाइना प्रोड्यूसिंग कंट्री है और अपन किस रैंक पर है, सेकंड। और जूट, कॉटन और जूट दोनों कैसी क्रॉप है, फाइबर क्रॉप। चाय देख लो आप, चाय सबसे ज्यादा कहाँ होती है, असम में होती है। अपन सेकंड नंबर पे वो चाइना ही चाय लेकर आया था, इसलिए चाइना क्या है, नंबर 1 पर है। ये बेवरेज क्रॉप है, ठीक है। कॉफी भी बेवरेज क्रॉप है जो सबसे ज्यादा कहाँ होती है, कर्नाटक के अंदर। नंबर 1 पे कौन है, ब्राजील। अपन कौन सा नंबर पर है, छठे नंबर पर है। अपन है छठे नंबर पर। रबर कहाँ होती है, केरल में। और मसाले कहाँ होते हैं, हमारे यहाँ। अपन मसाले खाते हैं, मसाला आता है किसके अंदर, कमर्शियल क्रॉप के अंदर। चलो क्लियर है ना, ठीक है। अब एग्रीकल्चर के अंदर सुधार करने के लिए कुछ रिफॉर्म किए गए। क्या किए गए, कुछ रिफॉर्म किए गए। एक साइड रुकना, मैं रिफॉर्म करवा दूं पहले। ठीक है, क्या किए गए, कुछ रिफॉर्म किए गए। जैसे क्या क्या रिफॉर्म किए गए, HYV सीड बढ़ा दी गई, बिल्कुल ये भी रिफॉर्म है। क्या होती है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड, जो एक अच्छी क्वालिटी की सीड इसको माना जाता है। कोई दो टेक्नोलॉजी का रिफॉर्म बताओ। जैसे भैया जो जमींदारी सिस्टम उसको खत्म कर देना, एक ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आना, है ना। किसान क्रेडिट कार्ड लेकर आना और क्रॉप का इंश्योरेंस करवा देना। देखो बहुत सारे रिफॉर्म है। जैसे जमींदारी सिस्टम को खत्म कर देना। जो दूसरा अच्छा रिफॉर्म माना गया है, वो माना गया है कौन सा, अरे अभी याद आया था यार, वापिस भूल गया क्या। ग्रीन रेवोल्यूशन। क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन। किसान क्रेडिट कार्ड को लॉन्च कर दिया, है ना, वो इंश्योरेंस कर दिया किसका, फसलों का। तो ये सब क्या माने जाते हैं, इंस्टीट्यूशनल और टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म माने जाते हैं। चलो भैया, अब आता है हमारा अगला चैप्टर, वो है मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री। ठीक है, चलो नया चैप्टर अपना, मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री। ठीक है, चलो पॉज करके प्ले किया था, इसलिए वापस आ गए। अ, जिसमें देखो अभी तक इससे ज्यादा कुछ प्रश्न पूछते नहीं है। इसमें अभी तक 3 तरह के प्रश्न पूछे गए। कौन कौन से सर, देखो मैं बता देता हूँ। पहला है इंडस्ट्री का टाइप पूछा है। दूसरा पूछा है इसके इंपॉर्टेंस क्या है। और तीसरा पूछा है इंडस्ट्री से होने वाले पोल्यूशन बता दो। इससे ज्यादा उन्होंने पूछे ही नहीं पूछा भैया, इससे ज्यादा नहीं गए अभी तक, वो आगे नहीं बढ़े, पता नहीं क्यों नहीं बढ़े। बढ़ो, मैं तो कह रहा हूँ, मैं बनाऊं पेपर, नहीं तो टफ बनाऊं बिल्कुल एकदम। चलो देखो क्या इंपॉर्टेंस है। तो अपन किससे स्टार्ट करें, टाइप से। तो टाइप बता देता हूँ, है ना। अब दो टाइप के हैं वैसे, एक होती है एग्रोबेस, वैसे जो पूछे जाता है वो बता रहा हूँ ना, ऐसे टाइप तो बहुत सारे हैं। दूसरे होते हैं अच्छा ये किस बेस पर है, ये रॉ मटेरियल के बेस पर है। एक काम करो, सारे टाइप पढ़े लो अच्छे से। सारे टाइप में करवा ही लेता हूँ, सही रहेगा ना। ओके, फिर दिक्कत हो जाएगी। चलो एक टाइप पढ़ते हैं अपन। टाइप, पहला टाइप पढ़ते हैं किस बेस पर अपन, रॉ मटेरियल के बेस पर। रॉ मटेरियल के बेस पर, ठीक है। यदि आप रॉ मटेरियल के बेस पर आप देखोगे तो दो तरह के टाइप होते हैं ये। कौन कौन से, एक होता है एग्रो और दूसरा होता है मिनरल बेस। अच्छा एग्रो बेस मतलब वो इंडस्ट्री जिसको एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल चाहिए। जैसे कॉटन, मान लो कोई इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब टेक्सटाइल में क्या लगेगा, कॉटन। कॉटन को ऐसा नहीं है जमीन के अंदर से निकालेंगे, वो एक कॉटन के लिए क्या चाहिए, खेती। कॉटन की खेती होना जरूरी है, अपन ने पढ़ा भी एग्रीकल्चर में। तो कॉटन की होती है खेती, तो एक ऐसी इंडस्ट्री होगी एग्रो बेस इंडस्ट्री। दूसरा एग्जांपल चाहो तो लिख दो, शुगर केन, शुगर इंडस्ट्री जो है ना, वो भी क्या है, एक एग्रो बेस इंडस्ट्री है। अब आता है मिनरल, जो किसका प्रयोग करती है, मिनरल का। जैसे कोल इंडस्ट्री हो गई, आयरन स्टील इंडस्ट्री हो गई, ये क्या है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। चलो अब बात करते हैं ओनरशिप के बेस पर। यदि बात करो ओनरशिप के बेस पर, तो ओनरशिप के आधार पर 3 तरह की है। एक है पब्लिक, यानी जो सरकारी है। दूसरी है प्राइवेट, है ना, जो किसी इंडिविजुअल कंपनी की। तीसरी कोऑपरेटिव, जहां पर मजदूर और प्रोड्यूसर दोनों मिलकर काम कर रहे हो, दोनों जो भी फायदा आपस में बांट रहे हैं। तीसरा मैं एक और बताऊं आपको, कौन सा कलर यूज करूंगा बता दो। साइज के बेस पर, किस आधार पर, साइज के आधार पर। तो साइज के आधार पर 3 तरह की है, एक लार्ज है, एक स्मॉल है, और एक कौन सी है, कॉटेज। अभी तक तो आगे गए ही नहीं, पता नहीं क्यों नहीं गए। जैसे प्रश्न देख लो आप, तुम प्रश्न देख लो, हैं, यकीन न हो तो। आयरन, अच्छा एक और, सॉरी माफी माफी, हाँ
ऐसा बेसिक इंडस्ट्री क्या होती है देख लो एक बार। बेसिक इंडस्ट्री क्या होती है? बेसिक इंडस्ट्री वो होती है, सुनो जैसे दो एग्जांपल, एक इंडस्ट्री है, एक ये है। अब ये इंडस्ट्री निकालती है आयरन और निकालती है, ठीक है। अब ये बनाती है मशीन, और मशीन बनाने के लिए चाहिए लोहा आयरन। तो किससे लेगी लोहा? उस वाली इंडस्ट्री से लेगी, दूसरी इंडस्ट्री से। तो कैसी इंडस्ट्री हो गई? बेसिक इंडस्ट्री। देखो आयरन और स्टील इंडस्ट्री बेसिक है, बिल्कुल सही बात है। क्या देती है? दूसरी इंडस्ट्री वालों को आयरन या स्टील देगी, वो उससे कुछ भी बनाए, कोई दिक्कत ही नहीं। अब मान लो भैया, जैसे मान लो ये इसने बना दिया क्या? बर्तन। अरे बर्तन नहीं लेते अपन, मान लो पिलर ले लेते हैं, पिलर, लोहे के पिलर बना दिए, किसको भेज दिए? कस्टमर को। तो कैसी इंडस्ट्री हो गई? कंज्यूमर हो गई। क्या हो गई? कंज्यूमर। कोई मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री का नाम बता दो, आयरन स्टील इंडस्ट्री, नाम ही दे दिया उन्होंने, ठीक है। चलो ठीक है, अब आता है इससे होने वाले पोल्यूशन। अच्छा इंपॉर्टेंस पढ़ना अपने को, ठीक है। एक चीज पढ़ना, इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस कहाँ पढ़ेंगे अपन? यहाँ पढ़ लेते हैं इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। देखो पहले इंपॉर्टेंस क्या है? पहले इंपॉर्टेंस ये है कि भाई साहब ये प्राइमरी सेक्टर को भी क्या करेगी? ग्रोथ करेगी, करवाएगी। क्यों? अरे सुनो, एग्रीकल्चर करने के लिए क्या लगता है? क्या लगेगी? फर्टिलाइजर लगेगा। तो फर्टिलाइजर लगेगा तो कहां से आता है? वो इंडस्ट्री से आता है। दूसरा, लोगों को क्या मिलेगी? एम्प्लॉयमेंट यानी जॉब मिलेगी। तीसरी क्या होगी? गरीबी कम होगी। हमारा क्या बढ़ेगा? एक्सपोर्ट बढ़ेगा। तो एक कुछ फायदे हैं, अनगिनत फायदे ऐसे इंडस्ट्री होने के, ठीक है। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों क्या चलेंगे? एक साथ साथ चलेगी, जिससे टर्सरी मार्केट भी क्या करे? अपने आप ग्रोथ करेगा। ये देखो इंपॉर्टेंस हो गई, ठीक है। चलो ये हो गई। अब बात करते हैं पोल्यूशन। तो पोल्यूशन के लिए मैं टेबल लेकर आया हूं, ये देखो। तो इससे सारे प्रश्न कवर हो जाएंगे आपके। कौन कौन सा पोल्यूशन होता है इंडस्ट्री से, उस पोल्यूशन के क्या इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, क्या पोल्यूशन के रीजन क्या है, और पोल्यूशन का कम करने के क्या सोल्यूशन है। देखो क्या क्या पूछा गया अभी तक तुमसे, टाइप ऑफ पोल्यूशन, कौन कौन से पोल्यूशन होते हैं। दूसरा, इन पोल्यूशन का इम्पैक्ट क्या है, इन पोल्यूशन का रीजन क्या है, कॉसेस क्या है, और इसका क्या सॉल्यूशन निकाला जाए। सबसे पहले देखते हैं एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन कैसे हो रहा है? देखो चिमनी से क्या निकल रहा है? धुआं। तो धुआं कहाँ जा रहा है? एटमोस्फियर के अंदर, जिससे क्या हो सकती है? रेस्पिरेटरी डिसीज हो सकती है, एसिड रेन बढ़ेगी, और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा। अब पूरी इंडस्ट्री से सारा कचरा कहाँ जा रहा है? बताओ। पानी में। पानी में जा रहा है, तो पानी में जा रहा है तो क्या होगी? पानी से रिलेटेड बीमारियां होंगी, डायरिया वगैरह होगा, मलेरिया वगैरह होगा, और क्या होगी? एक्वाटिक लाइफ है उसको नुकसान हो सकता है। सॉइल पोल्यूशन हो रहा है, अरे भैया पूरा वेस्ट मटेरियल, यदि किसी खेत में जाया, किसी खाली जगह में जाया और डंप करके रखा हुआ है, मतलब होता ना, किसी जमीन है उसमें पूरा कचरा इकट्ठा करके रखा तो पूरी सॉइल खराब, तो फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी, वो डैमेज पूरी तरह से क्रॉप हो जाएगी। नॉइस पोल्यूशन, आवाज निकल रही है, मशीनों से आवाज आ रही है, इंडस्ट्री से आवाज आ रही है, तो सुनने में दिक्कत हो सकती है, और वाइल्ड लाइफ को भी नुकसान होगा। तो क्या यूज करो भैया? एयर पोल्यूशन कम करना तो फिल्टर लगा दो, स्क्रबर लगा दो, पोल्यूटेड वाटर कम करने के लिए ट्रीटमेंट प्लांट लगा दो, और सेफ डिस्पोजल निकालो, मतलब सही तरीके से पानी का डिस्पोजल करो। सॉइल पोल्यूशन के लिए बायोस्टॉक को रिसाइकिल करो, है ना। ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट किया जाए, क्योंकि जितना ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करोगे या इंडस्ट्री से भी कोई भी केमिकल निकलेगा, ऑब्वियसली सॉइल को पूरी तरह से खराब करेगा। साउंड प्रूफ इक्विपमेंट लगाओ, कंट्रोल कम से कम, मतलब नॉइस को कंट्रोल में रखो। ये सॉल्यूशन है किसके? इंडस्ट्री से होने वाले पोल्यूशन से, ठीक है। चार टाइप के पोल्यूशन होते हैं: एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन और नॉइस पोल्यूशन। बचपन से पढ़ते आ रहो, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, क्या इम्पेक्ट हो रहा है, क्या सोल्यूशन है, इस इमेज के अंदर आपको सब कुछ दिख रहा होगा, ठीक है। चलो अब अगला जो चैप्टर है वो है लाइफ लाइन ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमी, और हमारा अंतिम चैप्टर है, अंतिम से भी अंतिम, है ना, ठीक है, अंतिम चैप्टर है अपना। तो लाइफलाइन मतलब पूरी इंडियन इकोनॉमी कैसे चल रही है, बताओ किस प्रकार से चल रही है। सर जो चल रही है ना पूरी नेशनल इकोनॉमी, वो चल रही है ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन के थ्रू। किसके थ्रू? ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन के थ्रू। और ट्रांसपोर्टेशन कितने टाइप के होते हैं? चार टाइप के: रेलवे, रोडवे, एयरवे और वाटरवे। कम्युनिकेशन में दो तरह का होता है, एक मास कम्युनिकेशन और एक इंडिविजुअल कम्युनिकेशन, जो अपन आसपास में, मतलब एक दूसरे से करते हैं, ठीक है। चलो तो इससे किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए वो देख लेते हैं अपन। ट्रांसपोर्टेशन एसेंशियल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, बिल्कुल सही बात है। ट्रांसपोर्ट क्या होता है? जहां पर एक गुड्स या पैसेंजर एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जाते हैं। कितने टाइप के होते हैं? टाइप बता देना फिर। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बताओ दो: रेलवे, रोडवे,
एयरवे, वाटरवे, मैंने 4 बता दिया आपको। चलो ठीक है, अब रोडवे का पढ़ते हैं अपन, ठीक है। रोडवे की इंपॉर्टेंस, कोई खाली जगह नहीं दी मैंने, चलो ठीक, कोई बात नहीं, ये पढ़ते हैं। रोडवे, अच्छा रोडवे है, चलते हो रोड पर, कितने तरह के रोड होते हैं? एक होता है नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और डिस्ट्रिक्ट रोड। पढ़ा बता दूंगा भाई सब कुछ मैं। देखो रोड के फायदे क्या है। पहला फायदा ये है, बताओ, अच्छा तुम चलते हो रोड पर, चलते हो, घर के बाहर से रोड निकल रहा है, तो सीधी बात है, डोर टू डोर सर्विस होती है रोड की। घर से बाहर भी तो रोड निकल रहा हो ना, घर से बाहर भी, है ना। रोड हर जगह मिलेंगे, चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे पहाड़ी इलाका हो, कैसा भी इलाका हो, रोड आपको हर जगह मिलेंगे, ठीक है। रोड होते हैं फ्लेक्सिबल, कभी भी जाओ घूमो, अरे यार भैया क्या है, हाँ, कभी भी घूमो फिरो, कोई दिक्कत नहीं, कसु दिक्कत नहीं, फ्लेक्सिबल होते हैं पूरा, है ना। और हर जगह इससे क्या होती है, कनेक्टिविटी होती है, हर जगह क्या होती है, कनेक्टिविटी होती है। चलो एक कितने गिना दिए मैंने फायदे, 6-7 फायदे गिना दिए ना आपको। अब बताओ मुझे नुकसान क्या है इससे, डिसएडवांटेज। पहला है, कच्चे भी होते हैं, रोड की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है, मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं होता है। दूसरा ट्रैफिक, पे पी पी करते हैं लोग, है ना, ट्रैफिक होता है। तीसरा, मानसून के समय मुश्किल होता है रोड पे ट्रैवल करना थोड़ा सा, और हर मौसम में होता है ना। और ज्यादा क्या लगता है, पेट्रोल लगता है रोड पर ना, फ्यूल कंजप्शन बहुत ज्यादा होता है, यानी एनर्जी का वेस्टेज बहुत ज्यादा होता है किस पे, रोड पर। पोल्यूशन भी होता है, वो धुआं हुआ निकल जाएगा तो पोल्यूशन भी करेगा। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट रोड है, एक है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। कौन सा? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, जो 4 शहरों को कनेक्ट करता है। कौन कौन से शहर है? इधर से कलकत्ता यानी कोलकाता, मुंबई, दिल्ली और नीचे कौन सा? चेन्नई। चारों शहरों को करता है, कनेक्ट करता है, ऐसे करता है ना, ऐसे करता है, ऐसे, इस प्रकार से, ठीक है। मैंने गलत बना दिया था। ये देखो सारे प्रश्न कवर हो रहे हैं, ये देखो ये भी कवर होगा, ये भी कवर होगा, और ये भी अपना कवर हो गया। अब आता है रेलवे। अब आता है रेलवे। रेलवे के पहले फायदे देखते हैं, फिर नुकसान देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें तो वो कवर करते हैं अपन, ठीक है। पहला फायदा क्या है रेलवे का होने का, बताओ मुझे, एडवांटेज क्या क्या है। सर पहली बात तो लॉन्ग रूट सबसे अच्छा एफिशिएंट होता है रेलवे में, है ना। इस रेलवे के थ्रू हम लोग कोई भारी सामान ले जा सकते हैं, और एक एक बार में हजारों पैसेंजर को ले जाया जा सकता है। तीसरा, थोड़ा सा सस्ता होता है, किसके कंपेरिजन में? रोड के कंपेरिजन में। और क्या फायदे हैं बताओ? एनर्जी एफिशिएंट होती है भाई, जब लाखों हजारों लोग को एक साथ ले जाओगे तो कितनी सारी एनर्जी बचेगी, बचेगी नहीं बचेगी। और प्रेशर कम होगा किसके ऊपर? रोड के ऊपर। नुकसान क्या है? एक तो ये नुकसान मुझे हो रहा है पता नहीं क्यों। हाँ, नुकसान क्या है? सब पहला नुकसान, मेंटेनेंस बहुत ज्यादा चाहिए, टाइम टू टाइम क्या होना चाहिए? मेंटेनेंस। यदि मेंटेनेंस नहीं हुआ तो गए काम से। फ्लेक्सिबल नहीं है, नहीं हर जगह कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी रेलवे की। आज भी कुछ गांव ऐसे जो रेलवे से बहुत दूर है ना, बहुत दूर है, कुछ जिले ही है भाई साहब, हाँ जिले ही ऐसे बहुत दूर है। और भाई साहब बहुत पैसा लगता है, पैसा बहुत लगता है रेलवे में मेंटेन करने में, ठीक है। और चाहो तो डोर टू डोर सर्विस होती नहीं इसके अंदर। ये सब नुकसान है किसके? रेलवे के। ये देख लो आप, ये सब फायदे गिने हैं ना, क्वेश्चन आ चुके हैं, अपन मन से कुछ नहीं कर रहे, सब प्रश्न आ चुके हैं, देख लो अब तुम। अच्छा पाइपलाइन का सागा, एयरवे भी बचा है ना अपना, अभी तो एयरवे बचा है, एयरवे एयरवे वाटरवे बचा है, और एयरवे बचा है ना, फिर देखेंगे अपन इसको पाइपलाइन को। अब आता है वाटरवे। ऐसा मानते हैं कि वाटरवे, भाई साहब फायदे गिना दूं पहले, पहले फायदे गिनाते हैं। पहला फायदा, सबसे सस्ता, सबसे चिपेस्ट। सबसे सस्ता कौन सा है? वाटरवे। देखो प्रश्न भी आ गया, ट्रू। दूसरा, हेवी और बल्क गुड्स को एक बार में ले जा सकता है ये, है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आसानी से किया जा सकता है। फ्यूल एफिशिएंट, मतलब ठीक ठाक, हाँ पेट्रोल बचा लेता है, कम से कम एक दिन में 20 से 23 किलोमीटर कुछ चलता है शायद, यार मैंने ते सुना, शायद पता नहीं है, हाँ हो सकता है। एनवायरमेंट फ्रेंडली होता है, ज्यादा पोल्यूशन होता नहीं इनसे, ज्यादा पोल्यूशन होता नहीं है, ठीक है, ज्यादा पोल्यूशन नहीं होता है, यानी कैसा है? एनवायरमेंट फ्रेंडली है, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वो है। अब बताओ मुझे, क्या नुकसान है इसके? अच्छा क्या कमियां है? पहली कमी, स्पीड बहुत कम है, लो स्पीड है। स्पीड क्या है? बहुत कम है। पानी का सहारा लेना पड़ा, ऐसा नहीं रोड पे चला रहे तुम जहाजों को, है ना, नहीं है ना, हाँ। वो भी समुद्र में लहरें है, सब कुछ स्टेबल हो तो ही चलेगा, नहीं तो अदरवाइज फेल, है ना।
बारिश के समय पता ही है भैया हाल क्या होता है, शिप वगैरह कम चलती है, थोड़ी सी कनेक्टिविटी थोड़ी सी क्या है लिमिटेड होती है वाटर वे की, है ना। वो नेशनल वाटर वे देख लो आप, गंगा में एक, ब्रह्मपुत्र में, ठीक है, ये सब वाटर वे में नेशनल देख लेना आप लोग, ठीक है। फायदा गिना दिया हमने। अब आता है एयरवे। बताओ एयरवे का। हाँ, एयरवे तो नहीं बता पाए ना तो बहुत पिटाई होगी, अब है ना, सबकी पिटाई होगी। फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। हाँ भाई साहब बिल्कुल। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए आइडियल है, बिल्कुल है। हम बड़े से बड़ा डिस्टेंस क्या कर सकते हैं इसमें, कवर कर सकते हैं, है ना। अरे कुछ भी हो, चाहे बाढ़ आ गई मान लो, तो उस समय सबसे ज्यादा एफिशिएंट कौन सा होता है, एयरवे, ठीक है। और पहाड़ों इलाके पे ऊंची ऊंची हाइट पे आप जा सकते हो, ये कुछ फायदे हो गए। नुकसान क्या है, महंगा बहुत है, सबसे महंगा है, क्या एक्सपेंसिव बहुत है, हर जगह अवेलेबल नहीं है भाई साहब। गांव शहरों में कनेक्टिविटी आज भी नहीं है रेलवे की। वेदर कंडीशन अच्छी होना तो चलेगा, नहीं तो वो फेल होगा बेचारा। ज्यादा सामान ले जा नहीं सकता है, पता चले तो हमने बहुत सामान भर दिया उसके अंदर, उड़ ही नहीं पा रही है वो, है ना, तो ऐसे नहीं होता। वो फ्यूल कंजप्शन क्या होता है वो इसमें ज्यादा होता है। चलो, तो ये हो गए अपने कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज किसके, एयरवे के। चलो, ये चारों हमने ट्रांसपोर्टेशन आपको करवा दी। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एक्सचेंज करता है बहुत इंफॉर्मेशन को, बिल्कुल सही बात है। कम्युनिकेशन क्या होता है, जिसमें हम इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। एक नंबर सोल्व हो गया। चलो ठीक है, तो भाई साहब ये आखिरी प्रश्न मैं बता देता हूँ। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मत करो, फालतू चीजें है। दो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन बताओ। न्यूज़पेपर हो गया, टीवी हो गई, टीवी हो गई, नहीं टीवी, टीवी टेलीविजन, ठीक है, रेडियो, मोबाइल, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, सब किस में आता है, कम्युनिकेशन में आता है। तो ये था अंतिम पड़ाव जो अपन ने पूरा कर लिया। तो मैंने आपको अब दो सब्जेक्ट, कितने सब्जेक्ट करवा दिए, दो, है ना। दो सब्जेक्ट अपने हो चुके हैं। कितने सब्जेक्ट, टू। कौन कौन से करवा दिया मैंने, हिस्ट्री करवा दिया और करवा दी ज्योग्राफी। अब बचता क्या है, पॉलिटी बचता है और इकोनॉमी बचता है। तो भाई साहब ये जो क्लास है ना, ये हर एक एमपी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए इतनी जरूरी है ना, मत पूछो, बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब हद से ज्यादा, हद से ज्यादा क्या है ये, जरूरी है। यदि आपने क्लास ईमानदारी से देख ली दोनों सब्जेक्ट की, तो 50% नंबर तो आपका आ गए। अब 50% नंबर कब आएंगे, जब आप पॉलिटी की भी क्लास देखोगे और इकोनॉमी की क्लास भी देखोगे, तो आपके 50% नंबर आ जाएंगे। यानी मैं पूरी सभी क्लासेस को 10 जनवरी से पहले पहले आपके सामने अपलोड कर दूंगा। 10 जनवरी से पहले पहले सारे क्लासेस आपके सामने अपलोड हो जाएगी, क्योंकि भाई साहब पीपीटी बनाना, क्वेश्चंस ढूंढना सब मिल जाता है आजकल, चैट जीपीटी, जेमिनी का यूज करो, सब आ जाएगा। लेकिन वो मेहनत जो टिक टिक करके करते हैं ना, मजा आता है उसमें, लगता है कि हाँ मेहनत करिए। तो थोड़ा सा समय लगता है हर एक चीजों में, तो धीरे धीरे सारी क्लासेस आपके सामने आ जाएगी। तो भाई साहब मैं ये कह रहा हूँ, आप प्लीज ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो अपनी क्लासेस को, और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो। जितना आप ज्यादा सपोर्ट करो, हम उतना ही आपके सामने चीजें अच्छी लाएंगे, एंड कंटेंट आपको क्या मिलेगा, अच्छी क्वालिटी वाला मिलेगा। और जैसे ही एक नया बैच स्टार्ट होगा, आपको इन्फॉर्म कर दिया है, जहां पर हम हर एक चीज बारीक और डिटेल के साथ पढ़ेंगे। और ये क्लास तो भाई साहब कम समय के लिए बहुत ज्यादा, मतलब मोर देन एफिशिएंट साबित होगी। तो प्लीज देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, किसको, विवरण पाठशाला को। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और जाने से पहले देख लेना, है ना, दोनों तीनों वीडियो, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।